जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीआरओ पढ़ा था और उसके जो लिसाइजस पैटर्न जो क्या कैसे कैसे बन सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। इसमें आपका वाट मीटर आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइप वाट मीटर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फार्मूला को देख लेंगे और उसके बाद कितने पावर फैक्टर पर कितना रीडिंग मिलता है वाट मीटर में। ठीक है, ये इसको देखेंगे। फिर ट्रांसड्यूसर देख लेंगे, ट्रांसड्यूसर के प्रकार को भी देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए एरर, जो त्रुटि से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जो है कि इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपको कैसे कैसे पढ़ना है तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके 2 क्वाइल होते हैं, एक होता है फिक्स्ड क्वाइल और एक होता है मूविंग क्वाइल। ठीक है, तो जो फिक्स्ड क्वाइल होता है वही करंट क्वाइल होता है और जो मूविंग क्वाइल होता है यही प्रेशर क्वाइल भी होता है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है कि वाई फ्लक्स डेंसिटी इज मिनिमम इन इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। जब मैं मेजरमेंट का सीरीज शुरू किया था तो आपको बताया था कि सबसे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी जो है कि पीएमएमसी कॉइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का होता है और इसके बाद दोस्तों देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का होता है और इसके बाद दोस्तों आपका इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट का होता है। ठीक है, आपको ये बताया था। तो क्यों कम होता है दोस्तों इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप का, तो चलिए ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्योंकि इसमें जो कोर होता है वो एयर कोर होता है। ठीक है, बिकॉज फिक्स्ड क्वाइल एंड मूविंग क्वाइल एयर आर एयर कोर्ड। ठीक है, ये जो है कि दोस्तों क्या है, देखिए एयर कोर विल नेवर सैचुरेट। एयर का जो एयर कोर होता है ये कभी सैचुरेट नहीं होगा, इसलिए इसका बीएच कर्व जो है वो लीनियर मिलता है। कैसे समझिए दोस्तों, देखिए जब हम लोग बीएच कर्व जब बनाते हैं, ऐसे जब ड्रा करते हैं, ठीक है, तो यहां से ऐसे शुरुआत करते हैं और इस पॉइंट पे जा करके क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए यहां पर ऐसे शुरू होगा, एक सेकेंड, ये देखिए ऐसे, ये आपका एक पॉइंट पे जाके देखिए क्या हो जाता है, सेचुरेट जाता है पॉइंट पे ना। सेचुरेशन होने के बाद फिर यहाँ पे ये निरंतर ऐसे घटता है। ठीक है, ऐसे घटता है, ऐसे मिलता है बीएच कर्व। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि जब आप एयर कोर ले लेंगे तब ये जो है कि सेचुरेट होगा ही नहीं, तो ये ऐसे तो बढ़ेगा लेकिन सेचुरेट ना होने के कारण ये जो है कि आपको लीनियर मिलेगा। ठीक है, जब सप्लाई जब रिवर्स होगी तो आपको ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये इसमें आपका एरिया कुछ भी नहीं मिलेगा, बस एक लीनियर लाइन मिलेगा। यानी एयर कोर कभी सेचुरेट नहीं होता है, इसलिए इसका जो एरिया है वो क्या मिलेगा आपको, एक लीनियर लाइन मिलेगा, एरिया 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए जो है कि इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो 0 हो जाता है, इसलिए इसका जो है कि दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहां पर यही पॉइंट को लिख दिया गया है कि बीएच एरिया फॉर एयर कोर 0, आल्सो ईडी करंट लॉस 0। इससे क्या होगा, ईडी करंट लॉस भी क्या होगा, 0 होगा। इन इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सा फ्रिक्शन यूज करते हैं, कौन सा जो है कि डैम्पिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आपका जवाब होगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। द फिक्स्ड क्वाइल इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ। इसके कहने का मतलब यह है कि जो फिक्स्ड क्वाइल या करंट क्वाइल है ये 2 पार्ट में बटा होता है, कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, इसी पे आपका क्वाइल होता है। ठीक, ये 2 पार्ट में बटा, और जो मूविंग क्वाइल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला मूव करता है। ठीक है, तो जो तो फिक्स्ड क्वाइल है, ये 2 इक्वल हाफ है, 2 भागों में बटा होता है। आगे देखिए, द मूविंग क्वाइल इज बिटवीन 2 फिक्स्ड क्वाइल। जो मूविंग क्वाइल है या जो प्रेशर क्वाइल है ये आपका 2 इक्वल जो क्वाइल बटे होते हैं करंट क्वाइल, उन्हीं के बीच में ये मूव करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके लिए डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो फार्मूला है वो TD = IF इंटू IM इंटू DM बाई डी थीटा है। यहाँ पे जो IF का मतलब है फिक्स्ड करंट और IM का मतलब मूविंग करंट है। ठीक है, अगर दोस्तों IF और IM दोनों इक्वल हो जाए, I हो जाए, तो यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो I इंटू I यानी I स्क्वायर आएगा, तो आपका हो जाएगा TD = I स्क्वायर इंटू DM बाई डी थीटा। चूंकि TD जो है वो I स्क्वायर के समानुपाती हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको इसका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं मिलेगा, अर्थात इट इज नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर। ये लीनियर नहीं होगा बल्कि नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन लीनियर, समझ गए होंगे इस बात को। आगे देखिए, अब यहाँ पे TD = आपका ये टार्क का फार्मूला मिल गया है DC सप्लाई के लिए, और इसमें cos थीटा का फलन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AC सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका वाट मीटर है ये कैसे होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है।
ये आपका देखिए करंट कॉइल होता है, ठीक है। और ये वाला दोस्तों क्या होता है, पोटेंशियल कॉइल होता है। पोटेंशियल कॉइल को हाई रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। इसे इसके हाई देखिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये जो करंट कॉइल है ये लगभग 1 टर्न या 2 टर्न का होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है आपको, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट मेंशन भी हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर कॉइल है ये हाईली रेजिस्टिव होगा, अर्थात 1 किलो ओम से 10 किलो ओम होगा। और जो करंट कॉइल है दोस्तों ये थिक वायर का होगा। थिक वायर का मतलब मोटे तार का होगा, और इसका जो टर्न होगा वो 1 या 2 होगा। पोटेंशियल कॉइल दोस्तों थिन वायर का होगा, अर्थात पतले तार का होगा, लेकिन नंबर्स ऑफ टर्न इसके मोर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा सकें आप। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर रीड एवरेज पावर ऑफ एक्टिव पावर। ये एक्टिव पावर का एवरेज पावर रीड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कनेक्शन वाट मीटर में ऐसे है तो ये लाइटली लोड के लिए होता है, अगर ऐसे है तो ये हाई लोड के लिए होता है। समझिए फिर से, देखिए ये आपका करंट कॉइल है, अगर पोटेंशियल कॉइल का टर्मिनल अगर आप इधर से जोड़ते हैं, ठीक है, इधर से जोड़ते हैं तो ये आपका रीड करेगा लाइटली लोड, हल्के लोड के लिए। अगर आपने पोटेंशियल कॉइल को कुछ इस प्रकार से लगाया, पहले आपने करंट कॉइल को ऐसे लगाया और उसके बाद पोटेंशियल कॉइल को अगर आप इधर से लगाते हैं तो दोस्तों ये रीड करेगा हाई लोड को, ठीक है। आगे देखिए यहां पर कंपनसेशन बाइंडिंग करी गई है। जब यहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो इसके लिए आप कंपनसेशन बाइंडिंग कर सकते हैं। कैसे, तो समझिए बात को। देखिए यहां पर जब आपने पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करना था तो आपने कुछ इस प्रकार से किया, यह यहां से जोड़ते हुए ऊपर ले गए हैं, ऊपर ले जाके फिर आप ऐसे लाए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तो करंट का डायरेक्शन इस वाले में करंट कॉइल में इधर का हो रहा है और पोटेंशियल कॉइल में इधर का हो रहा है, ठीक है। देखिए एक तरफ करंट का डायरेक्शन इधर है और एक तरफ करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक करंट का डायरेक्शन इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, लेफ्ट और एक राइट में। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे एक दूसरे पर, और ये क्या होगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपनसेशन कॉइल कहलाता है। ये क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। ये किसको रिड्यूस करता है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस करता है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ चुके हैं 2 वाट मीटर मेथड। देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 2 वाट मीटर मेथड। जब आपको 3 फेज की लाइन में अगर आपको गणना करना पड़ता है कि इसमें कितना जो है कि ऊर्जा है, कितना वाट है, कितना पावर है, तो आप 2 वाट मीटर मेथड द्वारा क्या करते हैं, इसकी गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों इसी के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि W1 जो पहले वाट मीटर का जो रीडिंग है वो क्या निकल के आएगा, VL इंटू IL इंटू cos 30 माइनस 5, और W2 के लिए आता है VL इंटू IL cos 30 प्लस 5, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। टोटल पावर के दोस्तों फॉर्मूला निकल के आता है W इक्वल टू टोटल पावर। अब दोनों वाट मीटर का पावर ऐड कर देंगे तो आएगा W इक्वल टू 3VI cos 5। याद रखिएगा tan फाई यहां से आपको मिल जाता है √3 W1 माइनस W2 बटे के W1 प्लस W2, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि tan फाई इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, तो √3 और ब्रैकेट में W1 माइनस W2 अब बटे के W1 प्लस W2। अब देखिए दोस्तों यहाँ यदि आप tan को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा आपको फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अब बटे के W1 प्लस W2। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक पक्ष में फाई हो गया और एक पक्ष में ये वैल्यू आ गई, एक तरफ फाई और एक तरफ ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब आप दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कास ले लीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों का कास ले लीजिए तो इधर cos फाई हो जाएगा और इधर भी cos मिल जाएगा, तो cos tan इनवर्स √3 हो जाएगा और W1 माइनस W2। ये दोस्तों पावर फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है। यदि आपको वाट मीटर में पावर फैक्टर निकालना है तो आप cos फाई इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 ब्रैकेट में W1 माइनस W2 बटे के W1 प्लस W2 से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब कुछ केसेस पढ़ लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में ये केस भी पूछ लिए जाते हैं कि इफ W1 इक्वल टू W2। देखिए इसे कहने का मतलब ये है कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या हो जाए दोस्तों, आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, तो दोस्तों पावर फैक्टर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होगा। तो अगर 0 डिग्री फाई की वैल्यू हो जाएगी तो cos फाई में पुट करेंगे तो cos फाई का वैल्यू 1 आएगा, मतलब यूनिटी लोड के लिए, ठीक है। मतलब जो लोड हो वो यूनिटी हो, ठीक है। तो यूनिटी लोड के लिए यानी यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आपका जो पावर फैक्टर का मान आएगा वो 1 आएगा। और इसके लिए दोस्तों दोनों जो है कि रीडिंग, दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम आएगा। दोस्तों ये किसके लिए है, रजिस्टिव लोड के लिए है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है शर्त में, कंडीशन में
कि W1 इक्वल टू माइनस W2, मतलब एक रीडिंग मतलब पॉजिटिव में दे रहा है और एक रीडिंग सेम है मगर निगेटिव में उसकी वैल्यू निकल के आ रही है। देखिए आप लिखा है इक्वल एंड अपोजिट, तो उसके लिए दोस्तों आपका जो फाई की वैल्यू होगी यानी पावर फैक्टर एंगल की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी और इसके लिए पावर फैक्टर का मान आप निकालेंगे तो 0 डिग्री आएगा। अब वो लैगिंग आएगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। ये देखिए फॉर इंडक्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर एंगल का मान क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आगे देखिए यहां पर यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग आपको W मिले, ठीक है, यानी कुछ मिले, 1 वाट मीटर में आपको कुछ रीडिंग मिल रही है लेकिन दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 0 है दोस्तों, ठीक है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू 60 डिग्री होगी और cos 5 में आप पुट करेंगे तो 0.5 लैगिंग मिलेगा, ठीक है। मतलब पूछेगा आपसे कि किसी वाट मीटर में 0.5 या किसी भी वाट मीटर में या किसी भी लाइन में 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर की वैल्यू है तो उस कंडीशन में वाट मीटर क्या रीडिंग करेगा, तो उसमें 1 वाट मीटर शून्य रीडिंग करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 1 वाट मीटर क्या रीडिंग करेगा दोस्तों, शून्य रीडिंग करेगा। आगे देखिए अगला केस है, कंडीशन है W1 इक्वल टू 2W2, मतलब W1 की जो वैल्यू है वो W2 के 2 गुना हो, ठीक है। तो इस कंडीशन दोस्तों फाई की वैल्यू 30 अंश यानी 30 डिग्री मिलेगा। तो अगर cos 30 का मान आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.866 लैगिंग, ठीक है। तो इतने पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए एक ब्लॉन्डल थ्योरम है, आप इसको भी देख लीजिए कि ब्लॉन्डल थ्योरम क्या कहते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि अगर n लाइन है, नंबर ऑफ लाइन की संख्या n है, तो कितने वाट मीटर से सभी लाइनों के पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको निकालने का फार्मूला है कि यदि मान लीजिए कि 3 लाइन है, ठीक है, तो आपको वाट मीटर चाह रहा है 2 वाट मीटर से काम चल जाएगा। तो 2 कैसे है दोस्तों, 3 लाइन में से आपने 1 को माइनस किया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 6 लाइन है, ठीक है, ये 6 लाइन है तो कितने वाट मीटर चाहिए, तो 6 में से आप 1 माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 5, ठीक है, तो 5 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर नंबर्स ऑफ लाइन की संख्या n हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, नंबर्स ऑफ लाइन की संख्या n हो तो कितने वाट मीटर चाहिए, तो आप n में से 1 घटा देंगे तो n-1 वाट मीटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहां से वाट मीटर भी खत्म हो गया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वाट मीटर से बन गया, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसी फार्मूले के आधार पर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रांसड्यूसर से क्या पूछा जा सकता है, तो ट्रांसड्यूसर से देख लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों शॉर्ट नोट से जल्दी तैयारी के लिए है तो पूरा देख ही लीजिए। यहां देखिए ट्रांसड्यूसर से दोस्तों क्या पूछेगा आपको, तो ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। देखिए ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक लेवल की एनर्जी को दूसरे लेवल की एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे दोस्तों, तो देखिए यहां पर ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर में हम इनपुट दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारे द्वारा लगाया गया कोई बल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस आपका फिजिकल क्वांटिटी आपने दिया हुआ है इसके इनपुट में, तो अब बदले में आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिल रहा है, दैट कॉल्ड दोस्तों ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार प्रीवियस एग्जाम में, तो देख लीजिए टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये 2 प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो दोस्तों आपको इसमें डीप में नहीं पढ़ना है, बस केवल इतना पढ़ना है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर में कौन कौन है और पैसिव ट्रांसड्यूसर में कौन कौन है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में देख लीजिए नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सटर्नल फोर्स। दोस्तों देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता या एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पैसिव ट्रांसड्यूसर में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स या सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब एक्टिव ट्रांसड्यूसर के कुछ एग्जांपल भी हैं तो आप याद रख लीजिए, एक है थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर, एक है टेक्नोमीटर या टेक्नो जनरेटर ट्रांसड्यूसर, एक है पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, एक है फोटोवोल्टेइक सेल ट्रांसड्यूसर। इन 4 ट्रांसड्यूसर को याद रखिएगा, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों इन्हीं ट्रांसड्यूसर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर जो है ये कौन से इफेक्ट पर क्या कार्य करता है, दोस्तों तो आपका जवाब होगा कि ये सीबैक इफेक्ट पर काम करता है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ये कितने तक के लिए, तो 1400 डिग्री सेल्सियस के लिए और बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट, ठीक है, सीबैक इफेक्ट याद रखिएगा। अब ये 4 आपने प्रकार पढ़ लिया, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए 3 ठो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन और एक ऑप्शन इसमें से कोई होगा, तो आपका यही इसमें से एक वाला जवाब होगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 ठो देखिए पी से है, 2 ठो टी से है ना, तो
PPTT, ठीक है, या TTPP। तो TT से क्या हो जाएगा, थर्मोकपल और टेक्नोमीटर, याद रख लीजिए, TT थर्मोकपल टेक्नोमीटर और PP पीजियो इलेक्ट्रिक फोटोवोल्टेइक, ठीक है। तो थर्मोकपल टेक्नोमीटर पीजियो इलेक्ट्रिक फोटोवोल्टेइक, ठीक है, ये आपका किसमें हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में। आइए पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में भी देख लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर देखिए ये भी 4 हैं, LVDT एक है, ठीक है। तो LVDT याद रखिएगा, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर में आता है और कभी कभी इस LVDT का पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो ये आपका पूरा नाम इसका है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, तो यहां पर हो जाएगा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एक है स्ट्रेन गेज और एक है फोटो कंडक्टिव सेल्स, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अब एरर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से भी आता है, आपसे एरर पूछ लेता है कि निकालिए एरर कितना होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू घट जाती है। याद रखिएगा, जब भी तापमान बढ़ेगा तो किसी भी धातु का या किसी भी चालक का जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये कम हो जाएगी तापमान बढ़ने से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के बारे में जान लीजिए। एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू जो आपने मापा है वो वैल्यू में से अगर आपने उसका ट्रू वैल्यू यानी जो सत्य उसका मान है, सत्य वाला मान है, यदि आप इस वैल्यू को घटा देंगे मेजर वैल्यू में से तो आपका निकल के आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। या इसी को दोस्तों स्टैटिक एरर भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको जानना पड़ेगा कि परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है। तो इसका फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इससे निकल के आ जाता है दोस्तों आपका रिलेटिव एरर, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज लिमिटिंग एरर से, तो ये भी देख लीजिए, परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर बटे के वैल्यू टू बी मेजर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसका जो शॉर्ट में ये फॉर्मूला निकल के आता है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा आई बटे के आई इंटू 100, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, एन एमीटर हैज गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 1% on full scale 0 to 10 ampere. If we measure 8 ampere from this emitter, calculate percentage limiting error। मतलब एक एमीटर है जिसकी एक्यूरेसी क्या है, प्लस माइनस 1% है, मतलब ये प्लस माइनस 1% तक ही एरर बता सकता है, या तो अप बताएगा या डाउन बताएगा। कितने पर, फुल स्केल 10 एम्पियर पर, ठीक है। इफ वी मेजर 8 एम्पियर, यदि हमें 8 एम्पियर का मेजरमेंट करना है इस एमीटर से, तो कैलकुलेट परसेंटेज लिमिटिंग एरर बताइए, ठीक है। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आपका 10% के लिए 10 एम्पियर का यदि आप 1% निकालेंगे तो आएगा 0.1 और डिवाइड बाई कितना नापना है, तो 8 एम्पियर तक नापना है और देखिए मल्टीप्लाई बाई 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो ये निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 1.25%, ठीक है। तो देखिए जितना मतलब स्केल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने फुल स्केल के लिए लिमिटिंग एरर दिया गया है, जो एरर दिया गया है, तो पहले आप उसका उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो 10 एम्पियर का प्लस माइनस 1% निकालेंगे, 10 एम्पियर का 1% होगा 0.1, ठीक है, 0.1 होगा और डिवाइडेड बाई कितना एम्पियर तक आपको मेजर करना है, तो 8 एम्पियर तक का मेजर करना है, तो नीचे 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा प्लस माइनस 1.25%, ठीक है। ये आपका आगे जाएगा परसेंटेज लिमिटिंग एरर। अच्छा न्यूमेरिकल है, जरूर आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है कि इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज नियर फुल स्केल बिकॉज एट फुल स्केल परसेंटेज लिमिटिंग एरर विल बी मिनिमम। यदि आप इंस्ट्रूमेंट को फुल स्केल पर आप जो है कि यूज करते हैं, ठीक है, यदि फुल स्केल पर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उसका जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा गया है। जोड़ या घटाव के लिए यदि आपका कोई भी फार्मूला जोड़ या घटाव पे आता है तो इसके लिए यह फार्मूला है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये रेजिस्टेंस एक R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है और ये क्या है दोस्तों, R2 है, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर आपसे इसका R इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो आप तो यही तो कहेंगे R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो लिमिटिंग एरर निकालेंगे तो देखिए इस फार्मूले में प्लस का यूज हुआ है, जोड़ का यूज हुआ है। इसी प्रकार अगर फार्मूले में अगर माइनस भी आता है तो जोड़ या घटाव के लिए फार्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे दो रेजिस्टेंस दे दिया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 और ये R2, ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टेंस R1 का कुछ लिमिटिंग एरर देगा, इस R2 वाले को कुछ लिमिटिंग एरर देगा, तो उसी पर रख के आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। कैसे देखिए, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू क्या होगा आपका,
R1 बटे के R इक्विवेलेंट, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है इसका आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा R1 प्लस R2। तो आपको पहले रेजिस्टेंस का R1 की वैल्यू लिखनी है और बटे के R इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ के लिख देना है, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन R1, तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि R1 का लिमिटिंग एरर कितना है, आपको वो पुट कर देना है, और प्लस अब उसके बाद R2 की वैल्यू को लिखना है, इसके बाद फिर वही दोनों का जोड़ के R इक्विवेलेंट लिखना है, और उसका फिर से परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन R2, यानी R2 में भी जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर दिया है उसको लिख के गुणा करना है। जब इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा और भाग के लिए, यानी जिस फार्मूले में गुणा और भाग की बात करी जाएगी, जैसे समझिए, जैसे देखिए एक R1 ऐसे जुड़ा है और एक R2 इसके पैरेलल में जुड़ा है, ठीक है, R1 और R2, तो इसके लिए जो R इक्विवेलेंट होगा यही तो होगा R1 इंटू R2 अब बटे के R1 प्लस R2, यही तो होगा। तो जो नीचे प्लस वाला है उसके लिए आप प्लस वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा, और जो ऊपर जो R1 इंटू R2 है मल्टीप्लाई वाला है उसके लिए आप गुणा या भाग वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू आ जाएगा आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन U और या परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन V, मतलब कि आप इस वाले रेजिस्टेंस को U मान लीजिए और इस वाले रेजिस्टेंस को आप क्या मान लीजिए दोस्तों, V मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए है, अगर घात के रूप में रहेगा तब क्या करेंगे, z बराबर u के पावर m इंटू v के पावर n, जो घात के रूप में होगा तब इसके लिए फार्मूला है परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू ये जो पावर है m को आप इधर आगे लगा देंगे और परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन u में कितना परसेंटेज लिमिटिंग एरर है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अब प्लस कर देंगे और इस n वाले को n लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो है v में, ठीक है, ये आप n वाले को आप यहाँ पे n लिख लेंगे, अरे काहे नीचे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे n लिख लेंगे और परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन v में जो होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में परसेंटेज लिमिटिंग एरर कम होती है और पैरेलल कनेक्शन में परसेंटेज लिमिटिंग एरर ज्यादा होती है। याद रखिएगा, सीरीज कनेक्शन होगा तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कम होगा और यदि पैरेलल कनेक्शन होगा तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर ज्यादा होगा, ठीक है, याद रख लेंगे आप इसको। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पीडीएफ समाप्त होता है। हम लोगों ने कुल 4 लेक्चर में मेजरमेंट पर एक अच्छी पकड़ बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को जो लोग अभी मेजरमेंट में दिक्कत है या जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज उनके पास आप शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए, मेरे साथ साथ फायदा तो मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, जो भी कुछ और क्वेरी है आप कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों देखिए आपका ये मेजरमेंट का टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। इतने मैं जो कि 60 नोट्स बनाया था मेजरमेंट के लिए, लगभग हर टॉपिक को कवर किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। मैं तो कहता हूँ 4 लेक्चर अब तक अपलोड हुए हैं, 4 लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो आएगा वो किसी और सब्जेक्ट पे आएगा, टेक्निकल पे ही आएगा, चाहे तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे मैं डालूं वीडियो और चाहे तो मैं जो है कि पावर सिस्टम में मान लीजिए टीडीपी पे डाल दूं, चाहे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे डाल दूं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।